नमस्कार, प्रणव सर के हिंदी व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज व्याकरण के जिस विभाग की हम बात कर रहे हैं वह है वर्ण विचार। आप सभी जानते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनियां हैं जिनके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। दोस्तों, वर्ण और अक्षर एक नहीं है। वर्ण अपने आप में पूर्ण नहीं होते, जबकि अक्षर वर्णों के समूह होते हैं। वर्ण के दो भाग होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को आगे चार खंडों में विभाजित किया गया है। ये चार प्रकार हैं: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और अयोगवाह। ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम शक्ति प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि अ, इ, उ, रि, लृ, ए और ओ। यह जो लृ वर्ण मैंने दिया है, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। दूसरा स्वर है दीर्घ, जिनके उच्चारण में ह्रस्व के तुलना में अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ऐ, औ। अगला जो स्वर है वह है प्लुत। प्लुत के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। इसका उपयोग हम किसी को पुकारने, बुलाने, चिल्लाने में करते हैं। इसकी मात्रा स्क्रीन पर दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से कई बार आपने देखा होगा। यह जो मात्रा है इसे प्लुत की मात्रा कहते हैं। तो प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना अधिक समय लगता है, जैसे भैया, बाबूजी। यह जो उच्चारण किए जाते हैं स्वर जिनका अधिक समय जिनके उच्चारण में प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्लुत कहा जाता है। और चौथा जो स्वर है वह है अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे स्वर हैं जिनका प्रयोग किसी अन्य वर्ण के साथ होता है। यह स्वच्छंद रूप से कभी भी प्रयोग में नहीं आते, जैसे अनुस्वार और विसर्ग। इनको अगर हम अ के ऊपर लगा दें तो अंग और अह बनता है। दोस्तों, अगला जो भाग है व्यंजन, जिसकी हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। व्यंजन वर्ण को भी कुल 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनमें जिह्वा मुंह के किसी भाग से स्पर्श करती है। दूसरा व्यंजन है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में मुख से स्वर निकलता है, परंतु जिह्वा किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। तीसरे जो वर्ण हैं उन्हें ऊष्म कहते हैं। ऊष्म कहने का तात्पर्य यह है कि इन वर्णों के उच्चारण में मुंह से ऊष्मा यानी कि गर्म हवा बाहर निकलती है। और चौथे जो वर्ण हैं उन्हें संयुक्ताक्षर में रखते हैं। संयुक्ताक्षर का तात्पर्य है 2 अक्षरों का युग्म। यह अक्षरों का युग्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक से अधिक वर्णों का प्रयोग होता है। एक से अधिक ही नहीं बल्कि 2 से अधिक वर्णों का प्रयोग होता है। तो स्पर्श व्यंजनों को हम इस चेहरे के माध्यम से आगे समझेंगे। स्पर्श व्यंजन में पहला जो भाग है वो है कंठ। आप देख रहे हैं रेड डॉट, उसके नीचे कंठ लगा है। और कंठ से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं वह है कंठस्थ ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे कि हमारे हिंदी वर्णमाला में क वर्ग के क, ख, ग, घ और अंग। क और ख, इनमें हमारे कंठ में वाइब्रेशन नहीं होता है, बल्कि उनके बाद की जो ध्वनियां हैं ग, घ और अंग, इन तीनों में वाइब्रेशन होता है। अभी हम जिन भी वर्गों को पढ़ेंगे उनमें पहला वर्ण अल्प प्राण होगा, फिर दूसरा वर्ण महाप्राण होगा, तीसरा वर्ण अल्प प्राण, फिर चौथा वर्ण महाप्राण, और उसके बाद जो पांचवा वर्ण होगा वह अनुनासिक होगा। मतलब उसके उच्चारण में नाक का प्रयोग होगा।
अब आपका प्रश्न होगा कि अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो दोस्तों, अल्पप्राण उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में कम शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे क और ग, ये दोनों अल्पप्राण वर्ण हैं, और ख और घ, ये दोनों महाप्राण वर्ण हैं। तो अगला जो हमारे मुख का भाग है, जहां से ध्वनि निकलती है, वह है तालु। हमारी जिह्वा मुंह की छत का पिछला भाग से स्पर्श करके जिन ध्वनियों को निकालती है, उस मुंह के हिस्से को तालु कहा जाता है, और वहां से निकलने वाली ध्वनियां तालव्य कहलाती हैं। तो तालव्य में अल्पप्राण च, फिर महाप्राण छ, फिर अल्पप्राण ज, महाप्राण झ, और तब अनुनासिक य है। मैंने यहाँ तालव्य श को भी इसमें रखा है, हालांकि ये च वर्ग में नहीं आता, परंतु तालव्य श को यहाँ रखने से तात्पर्य मेरा केवल यह समझाना है कि श का उच्चारण जो है, अर्थात तालव्य श का जो उच्चारण है, वह तालु से ही होता है। तो देरी न करते हुए मुंह के अगले भाग की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मूर्धा। हमारे मुंह की ऊपरी छत को मूर्धा कहा जाता है। हमारी जिह्वा का अग्रभाग, सबसे आगे का जो भाग है, वह मूर्धा से टकराकर जो ध्वनियां उत्पन्न करता है, उन्हें मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं। मूर्धन्य ध्वनियां जो कि ट वर्ग में आती हैं, ट, थ, ढ, ध, ण। यहां मैंने मूर्धन्य श को भी स्थान दिया है, जिस प्रकार से तालव्य में मैंने तालव्य श को दिया था। यहां मूर्धन्य श ट की तरह स्पर्श होकर के उच्चारण होती है, इसलिए मैंने मूर्धन्य को भी यहां स्थान दिया, हालांकि यह ट वर्ग में नहीं आती है। दो और वर्ण है जिनके नीचे नुक्ता का प्रयोग है, जो है ढ़ और ढ। यह भी मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती हैं। इसमें भी ट अल्पप्राण, ठ महाप्राण, ड अल्पप्राण और ढ महाप्राण है, और ट वर्ग का जो ण है, वह अनुनासिक है, जिसका प्रयोग नाक से करते हैं। मुंह का अगला जो भाग है, वह है दांत। दांतों से स्पर्श होकर के जो ध्वनियां निकलती हैं, उन्हें दंतव्य कहते हैं। दंतव्य ध्वनियों में त वर्ग आता है, जिसमें अल्पप्राण त, महाप्राण थ, अल्पप्राण द, महाप्राण ध, और एक अनुनासिक वर्ण है जो है न। मैंने जिस प्रकार से च वर्ग में, ट वर्ग में और त वर्ग में तीनों ध्वनियों के उच्चारण स्थल यानी कि तालव्य, मूर्धन्य और दंतव्य, तीनों में एक स का भी प्रयोग किया है। तालु से उत्पन्न होने वाला श तालव्य कहलाता है। मूर्धा से उत्पन्न होने वाला श मूर्धन्य श कहलाता है। उसी प्रकार से दांत को स्पर्श करके जिस स का उच्चारण होता है, उसे दंतव्य स कहते हैं। सबसे आखिरी भाग जो मुंह का अग्रभाग है, जिसे हम ओष्ठ यानी कि होठ कहते हैं, होठों से टकरा करके, होठों के आपस में टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम ओष्ठक ध्वनियां कहते हैं। ओष्ठक ध्वनियों में प वर्ग आता है, जैसे कि प अल्पप्राण, प महाप्राण, ब अल्पप्राण, भ महाप्राण, और तब म। तो हमने देखा स्पर्श व्यंजनों में कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से और ओष्ठ से किस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों का हमने यहाँ प्रस्तुतिकरण किया है। तो आइए इसके अलावे और कौन सी ध्वनियां हैं, उनको भी हम समझते हैं। इसके बाद जो ध्वनियां हैं, वो है अंतस्थ ध्वनियां। अंतस्थ ध्वनियां यानी कि इसमें जिह्वा किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, केवल जिह्वा का अंदर विचरण होता है, जैसे कि य, र, ल, व, य, र, ल, व। यह चारों ध्वनियां अंतस्थ कहलाती हैं। इसके बाद ऊष्म ध्वनियां आती हैं, जिनको हमने अभी अभी आपको बताया, तालु, मूर्धा और दांत से निकलने वाली ध्वनियां। दंतव्य श, तालव्य श, मूर्धन्य श। जी हाँ, दांत से सटा करके आप बोलिए स, यह दंतव्य है। तालु से च की तरह बोलिए श, जैसे स्टेशन, लोशन, मोशन। इनमें हम तालव्य
का प्रयोग करते हैं। शराब, शरबत, इनका प्रयोग करते समय हम तालव्य का प्रयोग करते हैं। जबकि सड़क, सरौता, समझौता, इन सब में हम दंतव्य स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है मूर्धन्य श, जो ट की तरह बोली जाती है और आमतौर पर लोग इनका उच्चारण गलत ही करते हैं। यह मूर्धन्य श है और कभी-कभी इसे हम ख भी बोलते हैं। जैसे अगर षष्ठी लिखा हो तो हम उसे षष्ठी पढ़ते हैं। षटकोण, षटपद को खटपद भी बोलते हैं। लक्षण लिखा जाता है, लखन भी बोलते हैं। लखण, हाँ, यहाँ पर एक और जो हमने अभी मूर्धन्य ध्वनियों में ट वर्ग के अनुनासिक के बारे में बात की, हम उसे न भी बोलते हैं, जबकि उसका सही उच्चारण है ण। ण, गणेश न कि गणेश। उच्चारण न कि उच्चारण। रामायण न कि रामायण। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मोदी जी लवणेन भोज्यम बोलते हैं और कई फेसबुक पर बैठे महारथी उनका प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कुछ अपशब्द कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने संस्कृत पढ़ा होगा या हिंदी वर्णमाला का अच्छे से विश्लेषण किया होगा, उन्हें पता है कि उस न को न नहीं कहते हैं, बल्कि ट वर्ग होने की वजह से उसे ण पढ़ा जाता है। इसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। आप एक न का उच्चारण दांत में सटा करके करें और दूसरा मूर्धा को स्पर्श करके करें, आपको अंतर पता चल जाएगा। ऊष्म ध्वनियों में वापस आते हैं। जो आखिरी जो ध्वनि है जिसका नाम है ह, इसका प्रयोग ह, जिह्वा को विश्राम देने वाली यह ध्वनि है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो मुंह से ऊष्मा बाहर निकलती है। स, श, श, ह, इन चारों वर्णों के उच्चारण में मुख से ऊष्मा यानी कि गर्म हवा निकलती है। आप अपने मुंह के सामने हाथ रखें और इसे अनुभव करें, इसीलिए इन्हें ऊष्म ध्वनियां कहा जाता है। और सबसे आखिर में हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वह है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जो है, जैसे कि क्ष, त्र, ज्य, श्र, द्य, ऐसे बहुत सारे संयुक्त अक्षर हैं और बहुत सारे ऐसे भी वर्ण हैं जिनको जोड़ करके हम नए संयुक्त वर्ण बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स में भी दिया है, क्ष, त्र, ज्य, श्र और द्य को किस प्रकार से अलग अलग वर्णों को जोड़ करके बनाया जाता है। आप जा करके उसे देख सकते हैं इसी चैनल पर, मैंने एक शॉर्ट्स में बना करके रखा है। और इस प्रकार से आपको आज मैंने वर्ण विभाग बताए। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि वर्ण को अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। और तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्रणव सर आपकी सेवा में। धन्यवाद।